देखो बेटा ये क्वेश्चन सेट 2 है और ये आपका 2025 822 BW। हाँ इरेजर यहाँ का। देखो एक 4 नंबर का क्वेश्चन है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है 65 से 85, फिर इसके बाद दिया हुआ है 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185 और 185 से 205, ये वर्ग अंतराल है। और ये दिया हुआ है आपका बारंबारता, फोर 5 13 शिवम मना कर भाई, कहाँ है शर्मा रहा है ये। चलो बेटा सुनो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। दो क्वेश्चन है बेटा इसमें, ठीक। पहला है बहुलक और दूसरा है माध्यक, ठीक। सुनो ध्यान से, पहले हम लोग बहुलक ज्ञात करते हैं। बहुलक ज्ञात करने के लिए हम लोग को चाहिए क्या होता है, बारंबारता की जो सीरीज होती है उसमें सबसे बड़ा डेटा चाहिए होता है, फ्रीक्वेंसी जो सबसे बड़ी होती है। इस वाली सीरीज में फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी कहाँ है, देखो ये दिख रहा है, इसको लिखते हैं F1, इसको लिखते हैं F0 और इसको लिखते हैं F2, याद है। यहां पर इसको लिखते हैं क्या चीज, L। इन दोनों के बीच की गैपिंग को किससे लिखते हैं, H बराबर 20 हो जाएगा, है ना। फार्मूला किसी को याद है, बारंबार सॉरी इसका बहुलक का क्या होता है, L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणे उसके बाद H। श्योर है। चलो L का मान कितना है 125 प्लस F1 का मान कितना है, F1 का मान है 20 माइनस F0 का मान 13, ये 2 इंटू 20 माइनस F0 का मतलब 13 है और माइनस F2 का मतलब ये 14 है और गुणे ये 20, 125 प्लस घटाएंगे तो कितना आएगा 7 और गुणे 20 ये कितना आएगा 40 माइनस कितना हो जाएगा 37, 4 3 7 1 1 2 27 होगा ना, 14 दूना 28 1 कम 27, 125 प्लस ये 7 गुणे 20 और बटे में कितना होगा 13, गुणा कर लो ऊपर का
120 सॉरी 125 प्लस 7 दूना 14 यानी 140 बटे में 13, 13 दाम का 130 होता है ना, यानी 125 प्लस 10 दशमलव कितना भाग देंगे तो जो भी आएगा, ठीक है, तो हो जाए कितना 135.76 लगभग आएगा। बहुत तो आसान था, कहाँ समस्या आ रही है? अच्छा, यानी 140 में 13 से भाग नहीं दे पा रही थी, ठीक है, मारेंगे कान के नीचे, रहने दो, मुझे नहीं आता है। बताओ तुम लोगों को 140 में 13 का भाग देने नहीं आता है ना, 13 एकम 13, ये तो बचेगा एक और ये खत्म हो जाएगा, ठीक। जीरो जैसे ही यहाँ से कॉपी करेंगे तो यहाँ तुरंत जीरो बढ़ेगा, जितना अंक उतारेंगे उतना, अगर नहीं भाग जाती है तो जीरो बढ़ेगा। अब फिर भाग नहीं जाएगी तो अब दशमलव बढ़ाएंगे तब जीरो उतरेगा। दशमलव बढ़ा लिया, 13 7 91, ठीक, फिर कितना आएगा 9, दशमलव बढ़ चुका है तो अब कितना आएगा, फिर जीरो, 3 6 78, 78 12, अब ऐसे ही जाएगा, तब रहने दे, माध्यक बता देंगे, रहने दे, हाँ हो जाएगा, छोड़ दें, ठीक। खरीदे लो क्वेश्चन पेपर के भी नहीं हो गया, सेट नंबर नोट करके क्वेश्चन नंबर नोट कर लेना ताकि तुम लोगों को याद रहे, ठीक है। अब आ जाए कल वाले सेट पे, क्यों कल वाला है बताओ, बता दें इस बेटा तुम लोग भी सॉल्व करके आया करो, ठीक है, सॉल्व करके आओगे तो क्रॉस क्वेश्चन करोगे तो थोड़ा सा फास्ट सॉल्व होगा पेपर। क्वेश्चन नंबर 4, इसको इरेज करते हैं, क्या हुआ जी, ये भी 2025 का सेट है और सेट नंबर है आपका 822 BX, ये सेट नंबर है। क्वेश्चन नंबर है 4, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, ये समतल जमीन हो गई, एक कोई मीनार है, मान लेते हैं कि ये मीनार है, ठीक, इस मीनार की जो छाया है, एक मीनार की छाया उस स्थिति में 30 मीटर अधिक हो जाती है जब सूर्य का उन्तांश 60 से घटकर 30 अंश हो जाता है, ठीक है, यानी कहें तो कहीं सूर्य भगवान इधर हैं और यहाँ से प्रकाश से किरण जा रही है तो इस तरह से कहीं ना कहीं इसके ऊपर पड़ेगी तो इसकी छाया बन रही है। मैं थोड़ा सूर्य भगवान को और ऊपर बढ़ा देता हूँ, इधर है, और ये ऐसे प्रकाश से किरण आ रही है तो इस पे से जब जा रही है टकरा करके तो उसकी छाया बन रही है ऐसे, तो जब छाया ये बन रही है तो इस समय जो कोण बता रहा है कि सूर्य का उन्तांश 60 से घटकर 30 अंश हो जाता है। पहले ये जो कोण है एक तरह से देखा जाए तो ये वाला कोण 60 अंश है
तो ये वाला भी कोण 60 अंश का आएगा। लेकिन जैसे सूर्य भगवान जब इधर आते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे पहुंच चुके हैं, इधर यहाँ पर, तो कह रहा है कि अब सूर्य की किरण यहाँ से जब चलेगी, इस पे टकराएगी, तो ऐसे बढ़ते हुए इधर पहुंचेगा प्रकाश किरण, यानी इस तरह से फिगर कहीं बनेगा। तो ये वाला जो कोण है ये 30 अंश का होता है, मतलब अब यहाँ से एकांतर कोण लगाएंगे तो ये 30 अंश हो जाता है। इधर आएगा तो 30 अंश होगा, हाँ 45 होगा, मारेंगे कान के नीचे। जैसे जैसे पास आएंगे प्रभु, ये कोण जो होगा वो बढ़ता जाएगा कोण का मान, और जैसे इसके पास आ जाएगा 90 अंश हो जाएगा, यानी उस समय जब सूर्य यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। तो अब आगे क्या कह रहा है, मीनार की जो ऊंचाई है वो 30 मीटर है, ये 30 मीटर का मीनार है, यानी ये ऊंचा 30 मीटर का है। एक मिनट, सवाल पढ़ने दो। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 30 मीटर अधिक हो जाती है जब सूर्य का उन्तान 60 से घटकर 30 अंश हो जाता है। ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई ज्ञात करना बेटा, ठीक, पहले जितनी भी छाया थी उससे बढ़ करके 30 मीटर एक्स्ट्रा हो जाती है, यानी ये 30 मीटर दिया हुआ, 30 मीटर एक्स्ट्रा हो जाती है ना। तो कह रहा है कि ऊंचाई ज्ञात कीजिए। काड़ी में 3 का मान जो यूज करना है, यानी काड़ी में 3 का जो मान यूज करना हो 1.732 यूज करना है। चलो सुनो ध्यान से, नामकरण कर लेते हैं। ये ए बिंदु है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक। एक इसके बीच में रिलेशन निकालते हैं, एक इसके बीच में रिलेशन निकालते हैं। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में मिलेगा tan 60 अंश बराबर हो जाएगा h बटा में x। tan 60 अंश का मान पता कितना होता है, कड़ी में 3 बराबर h बटा में x, तिर्य गुणा करेंगे तो x कड़ी में 3 बराबर हो जाएगा h। ये समीकरण 1 बना लेना है, चाहे इसको रहने देना, एक समीकरण 1 बना करके मान लेते हैं कि है ये। त्रिभुज ए बी डी में लेकर चलते हैं, ए बी डी में तो मिलेगा tan 30 अंश बराबर क्या मिलेगा, ये मिलेगा h बटा में x प्लस 30। tan 30 अंश का मान होता है 1 बटा कड़ी में 3 बराबर हो जाएगा h बटे में x प्लस 30। तिर्य गुणा करेंगे तो x प्लस 30 बराबर हो जाएगा कड़ी में 3 और h। ये समीकरण 2 बनेगा। h का मान पता है, h का मान इतना दिया है ना। क्या काम करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, समीकरण 2 में लिखा हुआ है x प्लस 30 बराबर कड़ी में 3 इंटू एच, और h का मान कितना है x कड़ी में 3, ठीक। यहां से हो जाएगा x प्लस 30 बराबर हो जाएगा 3x, इसको उधर ले जाओ तो 30 बराबर हो जाएगा 2x, घट जाएगा तो 30 बटा में 2 बराबर हो जाएगा x, भाग देंगे तो ये आएगा 15 बराबर x। x का मान 15 आ गया। अगर x का मान 15 आ गया तो x का मान जैसे ही आप 15 रखेंगे तो h का मान निकल जाएगा। समीकरण 1 में x का मान रखने पर क्या मान आएगा बेटा, 15 कड़ी में 3 बराबर हो जाएगा h। 15 कड़ी में 3 का मान कितना है 1.732 बराबर हो जाएगा h। 15 दूना 30, 15 तिया 45, 3 48, 15 साते 105 और 4 9, 15 एकम 15 10 25, 3 अंक पे दशमलव
लगभग 26 मीटर के आसपास आएगा। देखो वही आंसर दिया है 25.12, कितना दिया है 25.98 और मेरा भी 25.98 ही आया है, ठीक, मीटर। एच का मान है वो। कहाँ नहीं सही होता, बट क्वेश्चन में ऑलरेडी बताया हुआ कड़ी में 3 का मान इतना दिया है, तो यूज करना तो पड़ेगा ही। नहीं देता तो आप रहने देते वहीं तक, 15 कड़ी में 3। उनतास का मतलब होता है अवनमन कोण। हाँ 49। पहले 60 अंश था, अब घट करके 30 अंश हुआ है। और कोई है बस? हाँ लो लो अभी पूछ लो। अब तो चल रहा है ना जी। हाँ पकड़ो। 5 अरे सेट नंबर देख ले, हम सेट नंबर नोट करते चलेंगे ना। 822 CA, 822 CA। क्वेश्चन नंबर 5 इरेज कर बेटा। इरेज कर रहे हैं। क्या हुआ जी? अच्छा कोई खोल के जा रहा है क्या बार बार? तो दबा दो ना, पूरा बंद हो जाए। सेट करके दबा दो, बंद हो जा। हाँ अब रहने दो। सुनो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि भूमि पर स्थित यक्स, भूमि पर स्थित एक्स बिंदु एक्स से ऊर्ध्वाधर टावर PQ एक टावर है, ये मान लेते हैं कि ये टावर है, ऐसा ऐसा मान लेते हैं कि ये टावर है, ठीक है। और कहाँ मौजूद है? एक्स स्थान पर। एक भूमि पर स्थित बिंदु यक्स से ऊर्ध्वाधर टावर PQ, इसका नाम दिया है PQ, के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 अंश है। मतलब यहां का उन्नयन कोण कहीं से देखा जा रहा है। मैं क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक पढ़ रहा हूं, उल्टा सुन। ये PQ नाम का टावर है और यक्स बिंदु से इसको देखने पे इसका जो कोण बन रहा है वो 60 अंश का बन रहा है, उन्नयन कोण 60 अंश का है। बिंदु यक्स से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु Y, यानी यहां से 40 मीटर की ऊंचाई पर बिंदु Y है। यहां पर बिंदु X से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु Y से Q का उन्नयन कोण 45 अंश है। यानी इसको जब देखते हैं
तो इसका उन्नयन कोण 45 अंश का बनता है, यानी यहां से देख रहे हैं तो ये कोण 45 अंश का बनता है। ठीक है, इसको आप ऐसे ही टावर समझे कि ऐसे ही टावर है, ये यहां से 60 अंश का दिख रहा है, यहां से 45 अंश का दिख रहा है टावर। तो टावर PQ की ऊंचाई, टावर PQ की ऊंचाई यानी पूरी ऊंचाई बताना, ये 40 मीटर यहां से यहां तक है, यानी यहां से यहां तक पूरी ऊंचाई बताना है कितना होगा। तो ध्यान से देखो, ये अगर 40 का है तो यहां से यहां तक 40 मीटर आएगा, यानी यहां तक 40 मीटर होगा, है ना। इसको मान लेते हैं हम लोग यहां से यहां तक स्मॉल h। हमको क्या ज्ञात करना है, टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई का मतलब क्या होगा, PQ, और PQ का मान कितना आएगा, 40 प्लस स्मॉल h आएगा, है ना। टावर की ऊंचाई तथा PX ज्ञात कीजिए। PX कहाँ भाई, यानी P और X के बीच की दूरी, PX के बीच की दूरी यानी PX ज्ञात करना है, ये दोनों ज्ञात करना है। चलो सुनो ध्यान से, नामकरण पहले कर लेते हैं, है ना। देखो नामकरण क्या करना है, यहां पर एक Q है, ये P है, ये X है, ये Y है, यहां पे Z कर लें का, देखो, है ना। त्रिभुज QZY में, त्रिभुज QZY में ये 45 अंश का है, ये H है, इसका मान निकालेंगे। ठीक, जितना इसका मान होगा उतना ही इसका मान होगा। अगर इसको हम लोग स्मॉल a माने तो स्मॉल a का मान काम करेगा, ये भी यहां से यहां तक स्मॉल a ले लिया जाए तो ये भी स्मॉल a का ही काम करेगा, है ना। तो हम लोग लेकर चलते हैं कितना भाई, tan 45 बराबर हो जाएगा h बटा में a। tan 45 अंश का मान होता है 1 बराबर h बटा में a, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो a बराबर निकल करके आया h। कोई आपत्ति नहीं। अब लेकर चलेंगे tan QPX में। अब त्रिभुज QPX में, QPX में क्या मिलेगा, मिलेगा PQ tan 60 अंश बराबर हो जाएगा PQ बटा में मिलेगा PX। PQ यहां से tan 60 अंश का मान काढ़ी में 3, PQ का मान हो जाएगा H प्लस 40, और इसका मान मिलेगा PX का स्मॉल a। तिर्यक गुणा करेंगे तो काढ़ी में 3 स्मॉल a बराबर हो जाएगा H प्लस 40। अगर इसको समीकरण 1 माने और इसको समीकरण 2 माने, ठीक, तो हमको तो H का मान निकालना ही है, a की जगह H रख देते हैं, है ना। तो समीकरण 2 में, समीकरण 1 से मान रखने पर क्या मिलेगा, काढ़ी में 3H बराबर हो जाएगा H प्लस 4। H को बुला लाओ इस साइड, सॉरी 40 रहेगा, H को इधर लाओ, तो काढ़ी में 3H माइनस H बराबर 40। H को कॉमन ले लेंगे तो काढ़ी में 3 माइनस H, सॉरी 1 बराबर 40। अब क्या काम करो, H को रोक लो तो बनेगा कितना, 40 बटा में काढ़ी में 3 माइनस 1, परमेयीकरण कर लें तो 40 काढ़ी में 3 प्लस 1 बटे में हो जाएगा काढ़ी में 3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। परमेयीकरण करेंगे तो प्लस 1 का, काढ़ी में 3 प्लस 1 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, इतना का ऊपर नीचे, तो नीचे वाला ये बन जाएगा। तो 40 काढ़ी में 3 प्लस 1 और नीचे कितना आएगा, 3 माइनस 1 यानी 2। तो 40 ब्रैकेट में काढ़ी में 3 प्लस 1 बटे में हो जाएगा 2, 2 से कटाएंगे तो आएगा 20। तो H का मान आ गया 20 ब्रैकेट में काढ़ी में 3 प्लस 1।
ठीक, कड़ी में 3 का मान दिया हुआ है, आगे क्वेश्चन में बताया था, इसमें भी देख ले रहा हूं, इसमें यूज नहीं करना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, यूज करना चाहो तो यूज कर लेना, नहीं तो आंसर आपका दे दिया है। ठीक है, कड़ी में 20 का मान दे दिया, वो मतलब ये P, यहां से हम लोग H का मान निकाले थे ना, H का मान तो इतना ही है। ठीक, हमको निकालना किसका है, टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई यहां पर रख देंगे, टावर की ऊंचाई कितना है भाई, 40 प्लस 20 काड़ी में 3 प्लस 1, यानी इसको एंट्री करा दो, तो 40 प्लस 20 काड़ी में 3 प्लस 20, ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 60 प्लस 20 काड़ी में 3। अब सोचो क्या कॉमन ले सकते हैं, अगर 20 कॉमन ले लें ना, 20 कॉमन ले लें तो ये 3 बचेगा, ये काड़ी में 3 बचेगा, ये निकल करके आएगा टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, पीएक्स कहाँ है भाई, ये ए का मान, ए का मान निकाल लेते हैं। देखो ए का मान यहां पर निकल चुका है ना, समीकरण ए में एच का मान रख देंगे, समीकरण 1 में एच का मान रखने पर तो वही एच का मान ए बराबर हो जाएगा एच, या एच बराबर ए, और उसका मान कितना है 20 ब्रैकेट में कड़ी में 3 प्लस 1, और ये आंसर है, दोनों आंसर सही है। जी हाँ हाँ, कहाँ पे, कहाँ पे टावर की ऊंचाई कहाँ पर, बाहर बाहर कैसे जुड़ जाएगा, जबरदस्ती जुड़ जाएगा। छह नंबर का सवाल था, और कोई, इसी के पास एक सवाल और दिया, एक प्रकाश स्तंभ, अच्छा ये आ रहा है, ये आपका उसी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हाँ लो निकालो, उसको भी बता लें ताकि तुम्हारी समस्या खत्म हो जाए, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर है, तो कहाँ नहीं आ रहा है जी, द्विघात समीकरण का सवाल है, लगाना है सिर्फ, क्या करना है, बी वाला ना, यहाँ पे डी वाला, क नंबर में, 4 नंबर में, 4 लाइन का होगा। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। बेटा ये थ्योरी है, याद है कि छोड़ दें,
दो त्रिभुज लेना है, दोनों ले लो। एक त्रिभुज ये ले लिया मैंने, एक थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, ए बी सी, और ये दिया है पी क्यू आर। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो, इसमें संगत कोण दो बराबर ले लेना है। ठीक, अगर मान लेता हूं कि ए बराबर है पी के और बी बराबर है क्यू के, दो कोण बराबर है, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तीसरके के बारे में हम लोगों को कोई वो एविडेंस नहीं दिया हुआ। ये किताब का सवाल लग रहा है मुझे। दिया है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में कोण ए बराबर कोण पी तथा कोण बी बराबर कोण क्यू। दो बराबर है तो तीसरा तो स्वतः बराबर होगा। अरे दो कोण बराबर, तीसरा स्वतः बराबर होगा, ये तो स्टेटमेंट पता ही हमको, है ना। यानी एक त्रिभुज के दो कोण अगर बराबर हो जाए तो स्वतः समरूप होता है। ठीक, ए बराबर पी के दिया है, बी बराबर क्यू के दिया हुआ, तो सी आर के बराबर होगा ही होगा। ठीक, मान लेते कि बराबर नहीं है तो कोई स्टेटमेंट लगाएंगे हम लोग। तो एक रचना वाला स्टेटमेंट ले लेते हैं और रचना वाले के माध्यम से प्रूव करेंगे। सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी बटा में पी क्यू बराबर बी सी बटा में क्यू आर बराबर ए सी बटा में पी आर, ये प्रूव करना है। एक रचना कर लेते हैं। ठीक, रचना में क्या काम करते हैं, भुजा पी क्यू से ए बी बराबर पी एम भाग काटा और क्यू आर के समांतर ए बी बराबर पी एम तथा पी आर से ए सी बराबर पी एन भाग काटा और यम एन को मिलाया, यम एन को मिलाया। देखो इतना बराबर मैंने ये वाला भाग लिया है और इतना बराबर ये वाला भाग लिया है मैंने, और ये m है और ये n है, इन दोनों को मिला दिया। b बराबर, यहाँ b बराबर क्यू, अब सही है। यानी ये वाली जो भुजा दिख रही है इसके बराबर है, ये वाली जो भुजा दिख रही है वो इसके बराबर है। ठीक, और ये वाला जो कोण दिख रहा है वो इस कोण के बराबर है।
ठीक, लो ये तो मैंने काम किया है। भुजा PQ से यानी इस वाली भुजा से AB बराबर PM, AB का मान जितना है उतना PM मैंने ले लिया, ठीक, तथा PR से AC बराबर PN काटा, ठीक, भाग काटा और MN को मिलाया। अब लेकर चलेंगे त्रिभुज ABC और PMN में। अब त्रिभुज ABC तथा PMN में, त्रिभुज PMN में सर्वांगसम पहले प्रूव कर ले। तो यहां से मिलेगा क्या, यहां से मिलेगा कोण A बराबर कोण P दिया है, AB बराबर PM रचना से, और AC बराबर PN ये भी रचना से। अतः त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PMN। यहां पे एक स्टेटमेंट और लिख लें, एक लाइन जोड़ दें, अगर एक त्रिभुज के दो कोण बराबर तीसरा स्वतः बराबर होगा, है ना, तब यहां पे और कर देते हैं, कोण C बराबर हो जाएगा कोण R के, क्योंकि वो ऑटोमेटिक होगा, कोई मतलब है नहीं उसका, बट इसका यूज करेंगे हम लोग अभी। सुनो आगे, अब ये सर्वांगसम हो गया, तो क्या स्टेटमेंट निकल करके आगे आएगा। हम लोग देखें तो दो भुजा एक कोण है, तो हम लोग लिख सकते हैं साइड एंगल साइड से, यहां पे स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ। तो अब एक चीज देखो, हम लोग लिख सकते हैं कि BC का जो मान आएगा, BC वो BC किसके बराबर होगा, MN के होगा। पता है क्यों, CP/CT से होगा का। अरे ये छोटा और ये छोटा बराबर हो गया ना त्रिभुज, सर्वांगसम होने का मतलब बराबर, तो ये वाला भाग किसके बराबर हो जाएगा, इसके। और कोण B अगर बराबर है कोण Q के, कोण A बराबर है कोण P के, कोण C बराबर है कोण R के। अभी मैं प्रूफ करने जा रहा हूं कि B बराबर है M के। देखो ध्यान से CP/CT से, कोण B बराबर हो गया कोण M के। पता है क्यों, CP/CT से। अभी सर्वांगसम मैंने किया, ये समीकरण बनाना होगा तो बना लेना। और कोण Q बराबर हो जाएगा, सॉरी C बराबर हो जाएगा कोण N के। इसको समीकरण 1 मान लेता हूं, इसको 2 मान लेता हूं, इसको 3 मान लेता हूं, क्योंकि जरूरत पड़ेगी। सुनो आगे, अब करना क्या है, हमें तो अनुपात दिखाना है ना, तो अनुपात दिखाना, तो यहीं से सारा काम हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा अनुपात। तो पहले काम है कि अगर B Q के बराबर है, B M के बराबर है, तो क्या Q M बराबर होंगे। अगर B Q के बराबर है, पहले दिया हुआ, ठीक है, परंतु यहां लिखते हैं, परंतु दिया है क्या भाई, कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q और कोण C बराबर कोण R, है ना। इसको समीकरण 4 बना लेता हूं, इसको समीकरण 5 बना लेता हूं, तो समीकरण 2 और समीकरण 4 से, समीकरण 2 व 4 से
ध्यान से देखो, 2 और 4 से क्या मिलेगा, बी क्यू के भी बराबर है, बी एम के भी बराबर है, तो यम क्यू के बराबर होगा क्या, है ना। तब हो जाएगा कोण यम बराबर हो जाएगा कोण क्यू। ठीक, और इसमें एक लाइन जोड़ देता हूं, तथा कोण सी समीकरण 3 व 5 से, समीकरण 3 और 5 से क्या मिले, देखो समीकरण 3 में क्या लिखा हुआ है, C बराबर n और यहाँ C बराबर R, तो इसका मतलब है कि C n के भी बराबर है, C R के भी बराबर है, इसका मतलब n R के बराबर है। इन दोनों को मैं मान लूं, ठीक है, समीकरण 6, तो हम कह सकते हैं समीकरण 6 से कि यमन जो है वो समांतर होगा क्यू आर के। तब यमन समांतर होगा क्यू आर के। ठीक, ये समांतर, ये लाइन इस लाइन के समांतर हो गए। ठीक, अब लेकर चलेंगे हम लोग, मेनली हमारा काम हो गया। अब हम ये भी कह सकते हैं समीकरण 6 से, देखो ध्यान से, समीकरण 6 में क्या लिखा हुआ, यम बराबर क्यू लिखा हुआ है, एन बराबर आर लिखा है, पी स्वयं के बराबर हो जाए तो क्या ये छोटा त्रिभुज पी एम एन और पी क्यू आर समरूप होगा का। देखो नहीं समझ में आया, यम कहाँ है, ये वाला, क्यू है ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इस कोण के बराबर, 2 मिल गया, और ये P तो स्वतः बराबर हो गया, तो त्रिभुज पी एम एन और पी क्यू आर क्या होंगे, समरूप होंगे। तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूं, ठीक है, इतना, और त्रिभुज पी एम एन समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये स्टेटमेंट यहां से कंप्लीट होगा। अगर ये हो गया तब हमारा काम हो गया। क्यों हुआ, देखो ध्यान से, अगर वो समरूप है, ये समरूप है, तो समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्या होती हैं, अनुपातिक। तो अनुपातिक होगी तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे पी एम बटा में लिखेंगे पी क्यू, बराबर लिखेंगे पी एन बटा में लिखेंगे पी आर, और बराबर लिखेंगे एम एन बटे में लिखेंगे क्या, क्यू आर। अब सुनो ध्यान से, पीएम का मान हमको पहले से पता है, किसके बराबर है भाई, ए बी के। देखो रचना में लिया गया है कि पीएम किसके बराबर है, ए बी के, तो पीएम की जगह पे हम लोग यूज कर लिए ए बी बटा में पी क्यू हो गया। पीएन, पीएन किसके बराबर है, एसी के, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं एसी के बटा में पी आर, और बराबर हो जाएगा एम एन। तो ध्यान से देखो, एम एन किसके बराबर है, बीसी के, सिद्ध किया जा चुका है, तो यहाँ पे हो जाएगा बीसी बटा में क्यू आर, और क्या काम करना था, यही करना था सिद्धम। क्या मेरी बात समझ में आई। लेकिन 4 नंबर का सवाल इसमें यहाँ पर नहीं देना चाहिए था, इसको लास्ट में देना चाहिए था, 6 नंबर का हो गया ये। अच्छा सवाल था, तुम्हारी बुक का है जो दिखा दे तुम लोगों को, हाँ प्रमेय है, हाँ दिखा दे रहा हूँ। जो भी है ठीक है, प्रमेय नहीं है, 8वां या 7वां क्वेश्चन है ये। हाँ मुझे याद आ गया, 8वां या 7वां क्वेश्चन है।
लो प्रमेय नंबर 6.3 है। ये वाला उठा के दे दिया 6.3, तो अब उसके आगे पीछे वाला आप तैयार करके आना 6.2 और 6.4। आई बात समझ में? क्योंकि एग्जामिनर जो होगा वो सोचेगा कि नहीं जब इस बार ये आया तो अगली बार ये वाला उठा के देते हैं, क्योंकि 2025 का ही सेट है और 2025 का सेट है तो आगे पीछे में से कोई एक क्वेश्चन उठा करके डालेगा। मेरी घड़ी कहाँ कह रही है भाई? समय 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 हो चुका जी। चलो तो लास्ट बचा तो लास्ट कर लिया जाएगा।